तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से अपना कार्य निष्पादन कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। वाह! ये हुई ना बात। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, तो ज़रा कन्फर्म कर देंगे कि मैं ऑडियो, वीडियो आप तक बहुत सही तरीके से पहुँच रही है। विकास मेहता जी। वाह! कितने साथी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से हैं। विकास जी, वाह! आवाज़ पहुँच रही है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के सेशन में हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश। कैसा रहेगा किरण जी? अच्छा रहेगा? आपको आज हम हिमाचल। बिल्कुल सर। वाह! स्वागत है आपका किरण जी। तो थैंक आज हम आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सैर कराएँगे। और हमारे कुछ साथी बाद में इसको देखेंगे क्योंकि बहुत ही कम समय में ये सेशन मैं आपको दिया हूँ। नोटिफ़िकेशन वगैरह नहीं था पहले से। तो हिमाचल प्रदेश जैसा कि नाम से ही है ना? हिमालय के आँचल में जो प्रवास करते हों, वो जगह को हिमाचल प्रदेश। कैसा है किरण जी? नाम सुन के ऐसे आकर्षित करता है ना? घूम। जी सर। हुँ। तो हिमाचल प्रदेश को कैसे, आप जब हिमाचल प्रदेश का नाम आता है तो आपको क्या मन में भाव आता है, किरण जी? मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं सर, हिमालय पर्वत, मतलब बोले पहाड़ों, वादियाँ, वैली सर। हाँ, हिमाचल मतलब हिमालय के आँचल में रहने का जो सौभाग्य मिल रहा है वहाँ पर, है ना? तो वो हिमाचल प्रदेश को जो है आकर्षित करता है क्योंकि अगर हिमाचल को देखेंगे तो बर्फीले पहाड़ों का प्रांत ऐसा बोलते हैं और इसको देवभूमि भी कहा जाता है ना? देवभूमि भी कहा जाता है। जी सर। और जहाँ भी पहाड़ होते हैं वहाँ पर तपस्वी होते हैं और जो अ, देवताओं का जो है वहीं पर ही आपको मिलेंगे बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो जितना मानव का अस्तित्व और इतिहास होता है उस जितना प्राचीन होता है, इसकी सत्यता के प्रमाण भी जगह-जगह मिलते हैं, तो वो उस प्रदेश में ज़्यादा मिले होंगे। इसीलिए जो है सभी लोग जाते हैं। और दूसरी बात, प्रकृति से जुड़ा हुआ प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो हम लोग तो घूमने जाने के लिए जब भी समय मिलता है ना, तो कैसे लगता है कि वहीं चला जाए लोग। शिमला, कुल्लू, मनाली ऐसे जाते हैं ना? तो हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का एक हिस्सा है और बहुत ही जो है लोगों को आकर्षित करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के दौरे में चलते हैं, विजिट करते हैं, साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के हमारे साथी कैसे-कैसे तैयारी करेंगे, अपने बैंक के बारे में क्या-क्या जानकारी रखना होगा उनको और क्या-क्या चीज़ देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बिज़नेस फिगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर चर्चा करेंगे 31 मार्च 2023 पर। जब भी ग्रामीण बैंक की आप तैयारी करते हैं तो आपको 31 मार्च के बिज़नेस फिगर को याद रखना पड़ते हैं, वो भी पिछला जो ऑडिटेड हो चुका है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, तो ये हुई ना शानदार बात। अब कैसा नज़ारा लग रहा है? थोड़ा किरण जी ज़रा तारीफ़ कर दीजिए भाई, हैं? ऐसा देख के बिल्कुल नज़ारा सर, बढ़िया है सर। जीने का मन करता है ना कि यार वहीं चला जाए बस ये जगह। हाँ, ये जगह कौन-सी जगह है? कोई साथी हैं हिमाचल प्रदेश से हमारे साथी जुड़े हैं? कोई साथी बता पाएँगे ये फ़ोटो जो है कहाँ का है? ये और शिमला में तो सब ऐसे लगते हैं ना? अजय जी आप हैं हिमाचल प्रदेश से? अच्छा, कोई नहीं है लग रहा है यहाँ पर, है ना? धर्मशाला टाइप लग रहा है सर। धर्मशाला टाइप लग रहा है? ओके। कांगड़ा का लग रहा है बोल रहे हैं हमारे विकास जी। तो ये देखिए कहाँ पर है ना, वहाँ तो आकर्षित कर रहा है ये दृश्य, है ना? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और जानने की कोशिश करेंगे कि 31 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का बिज़नेस क्या है और बिज़नेस फिगर में हमें क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है। तो अगर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का अगर छोटा अगर एक देख लें हम लोग, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर देखें, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के द्वारा की गई थी। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत की गई थी। और इसकी जो नोटिफिकेशन है 15 फरवरी 2013 को जो है किया गया था। और हिमाचल प्रदेश जो ग्रामीण बैंक है, ये इसकी स्थापना हुई थी। प्रदेश के 12 जिलों में इनकी सेवाएं विस्तारित की गई थी। वर्तमान में 271 शाखाएं हैं। तो स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक कैम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एमलगमेशन ऑफ 2 आरआरबीज। तो ये जो है 2 आरआरबीज को जो है एमलगमेट करके ये एग्जिस्टेंस में आया था 15 फरवरी 2013 को। पहला है हिमाचल ग्रामीण बैंक मंडी, स्पॉन्सर बैंक पीएनबी था। और दूसरा है पर्वतीय ग्रामीण बैंक, और क्या है, चंबा, स्पॉन्सर बैंक एसबीआई। तो गवर्नमेंट ने इन दोनों को अमलगमेट करके हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया और स्पॉन्सरशिप पंजाब नेशनल बैंक को रखा है। तो यहाँ पर टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और 31 मार्च को इस टोटल जो ब्रांचेस हैं 271 ब्रांचेस हैं। इसको आरआरबी एक्ट के तहत जो है 1976 में 76 आरबीआई एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी 15 फरवरी 2013 को। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर इस स्क्रीन से देखेंगे तो ये चीज पूछी जा सकती है, कौन सी, ये आपका टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस कितना होता है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स। और टोटल ब्रांचेस भी पूछते हैं, तो टोटल ब्रांचेस जो हैं 271 ब्रांचेस हैं। अगर बिजनेस रिव्यू की बात करेंगे तो 31 मार्च 2023 को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का बिजनेस 11,112.62 करोड़ का बिजनेस रहा। वाह, क्या फिगर है ना। शुभ फिगर बोलते हैं ना, किरण जी कहाँ चले गए, हाँ शुभ फिगर बोलते हैं ना, 11,111 है ना। कमाल का बिजनेस किया हमारे साथी है ना। हौसला बढ़ा देते हैं इनका, है ना किरण जी, नाप तोल के किए हैं इन लोग। जी बिल्कुल सर, 10,000। नहीं, 11,111 ऐसे टाइप का है फिगर। मतलब बिल्कुल देखने में बड़ा आसानी। बिल्कुल। टोटल बिजनेस जो है 31 मार्च 2023 को 11,112.62 करोड़। तो इसको याद रखने के लिए 11,111 इतना याद रखेंगे आसानी तो से याद काम हो जाएगा। आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम में इसको सही कर पाएंगे कि नहीं इन लोग, क्योंकि इतना नज़दीक तो देता नहीं है, थोड़ा दूर दूर देता है। तो सभी साथियों का हौसला अफजाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बढ़िया बर्फ़ में रहते हैं, अच्छी वादियों में रहते हैं और आनंद के साथ बिजनेस करते हैं। 11,112.62 करोड़ का बिजनेस। और बिजनेस का ग्रोथ भी देखिए 10.29% ग्रोथ है। जबकि वो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में रहते होंगे, है ना। तो आज तो कोई साथी हिमाचल प्रदेश से जुड़े नहीं है, नहीं तो उनसे बात करते कि कैसे बैंक जाते हैं। कोई है यहाँ पर? विकास जी, आपका कौन सा बैंक है, विकास मेहता जी? सर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है सर। अरे वाह वाह, आप तो हमारे गाइड बनो ना, आज गाइड बनो। आप कैसे जाते हैं बैंक, ये ऊपर ऊपर कैसे जाते हैं, मतलब साधन संसाधन आजकल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर? सर हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। लेकिन अभी भी गांव में है कि कहीं 2-3 किलोमीटर बीसी लीटर के लिए जाना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ता है सर। ओके। हाँ। अभी तो मैं फिलहाल सर प्लेन एरिया में हूँ तो अभी तो ठीक है, लेकिन मैं पहले कुल्लू में था तो वहाँ टफ था थोड़ा सा लाइफ। अच्छा, तो कई लोग नीचे से चढ़ के ऊपर जाते होंगे, है ना। और बाकी तो अभी जी तो जी। साधन हो गया होगा, थोड़ा राउंड राउंड करके कार वगैरह चले जाते होंगे ना। सर चले जाते हैं, कार चले जाते हैं, बस उस नहीं जाते हैं, लेकिन सर पैदल चलना फिर भी पड़ता है सर, 1-2 किलोमीटर चलना ही पड़ता ओके, देखिए आप लोगों ने कितना अच्छा बिजनेस किया है, 11,111 करोड़। अच्छा है ना, याद हो जाएगा आपको विकास जी। है। जी जी सर। 31 मार्च को आपको याद रखना है, आपके बैंक का बिजनेस 11,111 करोड़। और ग्रोथ है 10.29%, क्योंकि दोनों चीज़ें पूछते हैं, ग्रोथ भी पूछ सकते हैं और बिजनेस भी पूछ सकते हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो 10,076 करोड़ था, अभी 11,112 करोड़। 10.29% का ग्रोथ है, मतलब 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी करी है आपने, 1,000 करोड़ बढ़ गया, ठीक है। सर आइडियल कितना परसेंट होना चाहिए ग्रोथ सर? सर मार्क 14% बढ़ेगा, बढ़ता है 14%, अगर तो बहुत अच्छा माना जाता है बिजनेस, अगर जी 14%। देखिए दो चीज, अभी जब हम डिपॉजिट एडवांसेस पे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एडवांसेस बढ़ाना आपके हाथ में रहता है।
आप मार्केट से जो है अच्छे केसेस मोबिलाइज कर लेते हैं। और डिपॉजिट के लिए जो है थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि डिपॉजिट्स जो आते हैं उसमें एक इस प्रतिस्पर्धा है, बहुत सारे बैंक आ गए हैं। तो डिपॉजिट में 10% का अगर ग्रोथ है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और एडवांसेस में लगभग 20% का ग्रोथ होना चाहिए। दोनों मिला के 15% का ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि एडवांसेस तो आपके ऊपर है, आप अच्छा बोरोवर की तलाश करके दे सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एडवांसेस तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रांच नेटवर्क की बात किए, टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट में सर्विसेज हैं, टोटल ब्रांच नेटवर्क है 271, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स में देखिए कितना, नाम सब लेंगे तो सब अच्छी चीज़ है। मंडी, कुल्लू, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आते हैं विकास जी? कुल्लू की, मनाली सर की, शिमला? सर कुल्लू मनाली आते हैं सर, ये कुल्लू के ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मनाली भी ना। अच्छा, और मंडी? मंडी? मंडी सर एक तरह से देखा जाए तो ये इकोनॉमिक जोन है। अच्छा। ओ, और लाहौल स्पीति सर बहुत हाइट में टफ एरिया है ये सब। किन्नौर ये सब, स्पीति स्पीति सर किन्नौर में मिलते हैं। लाहौल स्पीति भी बहुत बढ़िया जगह है। ओके। तो देखिए कितना अच्छी बात है ना, मैं आप सभी को ना हिमाचल प्रदेश की सैर करा रहा हूँ, है ना। तो हाँ, रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, हाथ तो उठाया था आपने। मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा। हाँ रविंदर जी बताएं बताएं, बात करिए ना, माइक ऑन करके बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बातों बातों में ही हम सीख रहे हैं। अच्छा, आओ भी हाँ जी हिमाचल। सर। हाँ जी, हाँ जी, रविंदर जी बताइए। सर कुल्लू और मंडी इन द मोस्ट अपना स्टेशन है सर। यहाँ पर टूरिस्ट इन द बेस्ट में सर बहुत ज्यादा ही टूरिस्ट जो है कुल्लू, हाँ। मनाली, मंडी, धर्मशाला, यहाँ पे सबसे ज्यादा यही पे आते हैं अच्छा। ओके। धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली सर। हाँ, मैं भी ऐसे सर्वे वगैरह अगर हम देखेंगे तो देख रहा था गूगल पे, तो कुल्लू और मनाली इसमें ज़्यादा आ रहे थे, कुल्लू और सर मनाली, तो सर, कुल्लू आप जाने आओगे के लिए। हम्म। सर, सर आप आओगे सर, आप मतलब बस सेवा का मौका दो सर बस। हाँ जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और मुझे अच्छा लगेगा, अब मैं तो आता रहता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कि जितने सारे जगह हैं, आप लोग तो काम करते हैं, आप लोग देखते होंगे, बट हम लोग जब घूमने जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो हम लोग ऐसा लगता है कि हाँ यही स्वर्ग है, यही अच्छी जगह है। ऐसा लगता है कि बैठ के देखते रहें देखते रहें। और जब वहाँ से आते हैं तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव सेल्स बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए हैं, जीने की आस बढ़ गई है। तो हमेशा जब भी आपको ज़िंदगी रुकी हुई लगे, है ना रविंदर जी, तो एक ट्रेन पकड़ के एक नई डेस्टिनेशन को देखने चले जाइए, आप जिंदा हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की पटरी चलने लगेगी, ज़िंदगी की गाड़ी चलने लगेगी। सही बात है सर। है ना किरण जी? तो यहाँ पर बिल्कुल। 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखना है। 12 जिलों में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है सर्विस प्रोवाइड कराता है। 271 ब्रांचेज हैं, 5 रीजनल ऑफिस हैं, मंडी, धर्मशाला, चंबा, सलोन और हमीरपुर। सलोन एंड हमीरपुर। तो ये इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपने 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्विस करते हैं। अभी कई बैंकों में यही पूछा जाता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करते हैं। वाह, ये कौन सा तस्वीर जो लगाई है हमने, ये कौन सी जगह का है? यही है कुफरी। कुफरी है ना जगह रविंद्र जी? सर शिमला से थोड़ी परे 15 किलोमीटर ना। अच्छा, तो वहाँ हाँ जी बर्फ बर्फ मिल जाती है वहाँ पर ना सर, कुफरी में? दबा के मतलब ये रख लो कि दिसंबर मंथ के बाद और मार्च तक दबा के बर्फ मिलेगी। अच्छा, दिसंबर में मिल सकती है, नहीं दिसंबर में हाँ, वहाँ पर? ओके, दिसंबर टू मार्च। दिसंबर टू मार्च, ओके। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में चेयरमैन अभी श्री राजेंद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो इसमें मैं ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ पर नाम इसलिए लिखा हूँ, क्योंकि अभी इसी साल एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक बैंक में पूछा गया कि आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम क्या है। तो जब भी हम ग्रामीण बैंक का पढ़ते हैं तो इनके चेयरमैन का तो डायरेक्टली पूछा नहीं है। अगर नई नियुक्ति हुई है तो वहाँ पर पूछे जाने की संभावना रहती है। लेकिन आरबीआई की जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं या नाबार्ड के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। पंजाब नेशनल बैंक के भी नहीं पूछते हैं, लेकिन आरबीआई के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक के नॉमिनी डायरेक्टर हैं श्री पीताम्बर अग्रवाल जी।
तो इनको याद कर लीजिएगा। नाबार्ड के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं श्री प्रवीण भाटिया जी, इनको याद कर लीजिएगा। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भी याद नहीं करेंगे तो चलेगा, आपके बैंक पंजाब नेशनल बैंक के भी, स्पॉन्सर बैंक के भी याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आरबीआई और नाबार्ड के याद कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और ये जो पीछे तस्वीर लगी है ये कहाँ का है? एक टॉप में एक मंदिर है कुफरी जाने में, वो वहीं का है क्या ये? सर ये लाहौल स्पीति साइड का लग रहा है। हाँ जी, लाहौल का लग रहा है स्मृति। हाँ सर ये हाइट का ही लग रहा है। अच्छा। सर हिमाचल ही यहाँ है। हाँ हाँ। सर यहाँ पे तो सर आपको हर जगह बर्फ मिल जाएगा, पता नहीं चलता, सब एक ही जैसा लगता है। हाँ बात तो सही है, बट जैसे ऊपरी तरफ जाते हैं तो जहाँ भी हाइट पर जाते हैं, एक वहाँ पर एक मंदिर है। अब पता नहीं ये कौन सी जगह का है, बट आप लोग कहीं गए होंगे तो याद होगा आपको। चलिए, तो अभी इस स्क्रीन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, आरबीआई नॉमिनी डायरेक्टर और नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर आपके बैंक के। तो आरबीआई के हैं श्री पीताम्बर अग्रवाल जी, डीजीएम आरबीआई आरओ शिमला, और प्रवीण भाटिया जी हैं डीजीएम नाबार्ड आरओ शिमला। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं आपके जो हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि हमने कहा कि अभी 12 डिस्ट्रिक्ट्स में सेवाएं देते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। 5 रीजनल ऑफिस हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 271 ब्रांच हैं। तो 2-3 बार रिपीट हो गया, आपको याद हो गया होगा। 5 रीजनल ऑफिस हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 271 ब्रांचेस हैं, और 11,112.62 करोड़ का बिजनेस आप लोग करते हैं। तो आपका विज़न देखते हैं। आपका जो विज़न है आपके बैंक का, तो बहुत ही शानदार विज़न है। और इस विज़न में आपका देखिए क्या लिखा है, टू पोजीशन हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ए मोस्ट प्रिफर्ड बैंक फॉर द कस्टमर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूरे स्टेट में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को मोस्ट प्रिफर बैंक बनाने के लिए आपका विजन है, बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस फॉर द रूरल बैंकिंग इंडस्ट्री, है ना रविंदर जी? जी रूरल सर। बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क जो बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, कि ऐसा है कि भाई हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में जाइए, काम आपका ऐसा होगा कि आपको लगेगा मजा आ गया। सर तो नेक्स्ट का एग्जाम आ रहा है ना 12,500 करोड़ का। अच्छा, ओके। तो ये बेंच मार्क ऑफ एक्सीलेंस है, इतना याद रख लीजिए। हालांकि प्रमोशन एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। मिशन, मिशन क्या है आपका? बैंकिंग फॉर अनबैंक्ड, जहाँ पर लोग अनबैंक्ड हैं उनको बैंक की सेवाएं पहुंचाना। क्रिएटिंग वैल्यू फॉर ऑल द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। तो जितने भी जो लोग हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें उनको देना, प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ बेहतर ग्राहक सेवा के साथ सारे जो उत्पाद हैं उनको पहुंचाना। ऑनरिंग कमिटमेंट टू द इंस्टीट्यूशनल गोल एंड एथिक्स, अपने नीति नियमों के अनुसार अपने बैंक के इंस्टीट्यूशनल गोल को सम्मान देना, उनको पूरा करना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद बेस्ट प्लेस टू वर्क इन हिमाचल प्रदेश। वाह, ऐसा लगे हिमाचल प्रदेश में हम लोग घूमने जाते हैं लेकिन आप लोग वहाँ काम करते हैं। तो बेस्ट प्लेस बनाना, जिस जगह में एम्प्लॉय काम करता है, ये आपके मिशन है। चलिए अब ले चलता हूँ आपको कि आपके यहाँ जो शाखाओं की संख्या, जैसे कि 271, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 12, टोटल ब्रांचेस 271, 5 रीजनल ऑफिस हैं, और जो शाखाओं का जो रूरल में 255, अर्ध शहरी में 15, शहरी में 1। तो शहरी में एक ब्रांच कहाँ पर है रविंदर जी? एक ब्रांच शिमला में है। शिमला में, ओके। सर शिमला सर में है ये। शिमला मेंस में है सर। शिमला मेंस में। टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, स्टाफ जो हैं 1019 हैं, जिसमें अधिकारी 643 हैं, और 400 जो होंगे अवार्ड स्टाफ होंगे। तो ये टोटल जो स्टाफ है 1019 है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस 11,112 करोड़ है। अब उस 11,112 करोड़ में टोटल डिपॉजिट है 7,853
मतलब समझ लीजिए, इसको राउंड फिगर में देखेंगे तो 8,000 करोड़ का डिपॉजिट है, तो 3,000 करोड़ का एडवांसेस है। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है, क्योंकि टोटल 11,000 करोड़ का बिजनेस है, तो 8,000 करोड़ लोगों ने जमा किया, 3,000 करोड़ हमने लोन दिया। तो यहाँ पर टोटल डिपॉजिट हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का 7,853.74 करोड़, ग्रोथ परसेंटेज 8% है। तो ग्रोथ परसेंटेज 8% है, इसको 10% अगर हो तो इसको अच्छा माना जाता है, 10% से ऊपर, लेकिन फिर भी ये अच्छा है, 8% का ग्रोथ है। तो टोटल बिजनेस आपका 11,112 करोड़, जिसमें 7,853.74 करोड़ जो है ये आपका ग्रोथ है। 1 मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे, एक फ़ोन आ रहा है, प्लीज़। हाँ, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो 31 मार्च 2023 का 7,853.74। याद करने के लिए 11,111 करोड़ टोटल डिपॉजिट है, टोटल बिजनेस है, जिसमें से 8,000 करोड़ आपका डिपॉजिट है, तो 3,000 करोड़ एडवांसेस होगा। ग्रोथ परसेंटेज डिपॉजिट में 8% है। ग्रॉस एडवांसेस, जो एडवांसेस की बात देखिए मैंने बोला था 3,258.88 करोड़ है। तो याद रखने के लिए आप राउंड फिगर में देखेंगे तो 3,000, उधर 8,000, लेकिन एग्जैक्ट भी जो है वहाँ पर पूछा जाएगा, रेंज भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए एडवांसेस में ग्रोथ 16.21%, जिसको अच्छा माना जाएगा। एडवांसेस में ग्रोथ जो है 15% से ऊपर ही होना चाहिए, 15% से ऊपर है तो इसको अच्छा माना जाता है। ग्रॉस एडवांस है 3,258, और टोटल डिपॉजिट है 7,853, और 3,258 करोड़ जो है आपका ग्रॉस एडवांस है। टोटल बिजनेस जो है 11,112.62 करोड़ का टोटल बिजनेस है, और टोटल बिजनेस में ग्रोथ 10.29% है। डिपॉजिट में ग्रोथ 8% का है। एडवांसेस में ग्रोथ जो है 16.21% है। टोटल बिजनेस देखिए यहाँ पर आ गया। टोटल बिजनेस होता है डिपॉजिट और एडवांस को मिला के टोटल बिजनेस होता है। तो टोटल बिजनेस है 11,112.62 करोड़। टोटल डिपॉजिट 7,858 करोड़। टोटल एडवांसेस 3,258 करोड़, और टोटल बिजनेस जो है 11,112.62 करोड़। इतनी बार यहाँ पर रिपीट हो गया, आपको याद हो गया होगा। सीडी रेशियो, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है ना। किरण जी बताइए जरा, सीडी रेशियो किसे कहते हैं, सीडी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मतलब सर वो उस ब्रांच की लिक्विडिटी को दर्शाता है सर। मतलब सीडी रेशियो जितना बेहतर है तो हम्म। उतना मतलब उस बैंक ने उतना लोन दिया, उस रेशियो से पता चलता है कि वो उसने कितना मतलब मतलब लोन, मतलब जो उसका जो क्रेडिट आया है कितना उसने लोन दिया है करके उसमें पता चल जाता है। ओके। सीडी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो निकालते हैं। डिपॉजिट हमारा रिसोर्सेज है और क्रेडिट उसका यूटिलाइजेशन है। तो हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, उसको हम डिप्लॉय करेंगे, तो अपने निर्णय की शक्ति से, अपने पॉलिसी से हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो हमारे पास जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट का हमने इतना प्रतिशत क्रेडिट के रूप में दे पाया, ये सीडी रेशियो कहलाता है। 41.49% सीडी रेशियो है। सीडी रेशियो कम से कम 60% होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। आपका अभी सीडी रेशियो कम है और भी बढ़ सकता है, लेकिन चूंकि आप डिफिकल्ट एरिया में काम करते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं लोन देने के लिए, ठीक है रविंदर जी, है ना। इतनी फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी, इतने सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट एरियाज होता है, और एग्रीकल्चर भी कम होता होगा, क्योंकि पहाड़ी पहाड़ी हैं, है ना। तो इसीलिए उनको देख के संभल के लोन करना होता होगा, इसीलिए सीडी रेशियो कम है। और क्या दिक्कत होती है रविंदर जी या विकास जी वहाँ लोन देने के लिए, मतलब प्रपोजल में?
क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं होंगे ना, टूरिज्म ही होगा, लोग टूरिज्म में व्यापार करते होंगे। सर प्रॉब्लम तो है कि पहले तो वहाँ पे ऐसा पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ओके। और जगह प्लेन एरिया से पॉपुलेशन का कम है। ग्रामीण एरिया में सर ज्यादातर से हमारा ब्रांच सर आप देख ही रहे होंगे कि ग्रामीण एरिया में है। तो ओके। जो हाइट में है वहाँ पे सेव बेल्ट, जहाँ एप्पल बेल्ट है, जहाँ एप्पल होता है प्रोडक्शन, वहाँ सर ठीक है, नहीं तो फिर नीचे नीचे टूरिज्म पे ही चलता है सर। हाँ, मैक्सिमम टूरिज्म का है। हाँ, और और सर एप्पल एप्पल बेल्ट में एप्पल का है तो वहाँ तो चल पड़ता है सर। और हमारा जो भी सर ब्रांचेज है वो ऐसा एरिया में है जहाँ 15-15 20-20 किलोमीटर में दूसरा ब्रांचेज नेशनल बैंक का ब्रांच मिलेगा नहीं, और सर टफ एरिया है तो, और पॉपुलेशन भी कम है सर उस हिसाब से। तो पैसे हैं उनके पास, जो एप्पल बेल्ट है उनके पास पैसे खूब है, तो लोन ज्यादा प्रिफर भी नहीं करते हैं ये लोग। हाँ, उनके पास ऑलरेडी पैसे होंगे तो नहीं करते होंगे, है ना। जी जी सर। तो बहुत डिफिकल्ट तो है उसके हिसाब से, तो ये देखा जाएगा, है ना। फिर रिकवरी वगैरह ठीक होता है। सर रिकवरी ठीक है सर, यहाँ लोग ईमानदार हैं। 80% लोग सर यहाँ ईमानदार हैं। ओके। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें, क्योंकि आपका अभी आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्रीकल्चर में अपना अच्छा काम कर रहा है आपका बैंक। तो ज़्यादातर कौन से फाइनेंस होते हैं, क्रॉप क्रॉप लोन होते हैं, केसीसी जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए देते हो आप। सर ज्यादातर सर एप्पल के लिए क्रॉप लोन जो भी होंगे सर, वो ज्यादातर सर एप्पल के लिए ही होते हैं। एप्पल के लिए होते हैं वहाँ का। हाँ, हाइट एरिया में जितने भी होते हैं लोन सर, उसमें 80% 70% एप्पल के लिए होते हैं। जैसे कुल्लू मनाली शिमला इस सब हाइट में है जो सब। और प्लेन और मनाली मनाली में टूरिज्म के लिए भी होते हैं, होटल होटल के लिए। और हाँ। सर तो माई प्रॉपर्टी लोन हो गया, या आपका एक और आया है सर माई संपत्ति लोन, ये सब सर होटल होटल के लिए ही सर हमारा लोन आया हुआ है सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सीडी रेशियो की हम सर बात स्केल करें। ऑफ फाइनेंस कितना है सर एप्पल के लिए सर? हाँ जी, स्केल ऑफ फाइनेंस पूछ रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है किरण जी, स्केल ऑफ फाइनेंस। नहीं, और एप्पल के लिए डिस्ट्रिक्ट, सर। हाँ, उस डिस्ट्रिक्ट में इनको याद होगा तो बता पाएंगे। अदरवाइज हम जब इनका केसीसी वगैरह पढ़ाएंगे ना, इनका स्कीम्स पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। याद होगा कोई साथी, विकास जी याद है आपको स्केल ऑफ फाइनेंस। सर स्केल ऑफ फाइनेंस तो मुझे याद नहीं है सर। हाँ, स्केल ऑफ फाइनेंस ये है कि मगर कोई किसान जो है 1 एकड़ में खेती करना चाहता है, तो उसको आप अच्छा कितना अच्छा। रुपए देते हो, कितना रुपए सर देते सर बीघा में ऐसा है यहाँ पे ना। हो। हाँ ठीक है, अच्छा एक अच्छा, हाँ। एक बीघा में कितना दोगे। सर 1 बीघा में 1 लाख के करीब था सर, उससे अब तो थोड़ा बढ़ भी गया सर। सर अच्छा। अच्छा है सर, स्केल ऑफ फाइनेंस यहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि एप्पल का सर पेड़ होता है तो 1 बीघा में काफी एप्पल हो जाते हैं सर। 2.5 3 लाख 3.5 लाख के एप्पल हो जाते हैं 1 बीघा में। अच्छा। क्या पेड़ बात। पेड़ होता है ना सर, इसके पौधे नहीं होते, बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। तो हम्म। अच्छा हो जाता है 1 बीघा, काफी हो जाता है, अच्छे है ना, मतलब 2-2.5 लाख के तो साल के हो ही जाते हैं सर फल ना उसमें। क्या बात है सर। अच्छा। और 1 बीघा मतलब आधा हेक्टेयर से आधा से ज्यादा, आधा से ज्यादा एकड़। सर मुझे लगता है सर 20 डिसमिल के करीब होते होंगे, मुझे भी इधर का बीघा का समझ में नहीं आता है एक ज्यादा। बीघा 1 बीघा मतलब नहीं सर, आधा से थोड़ा 28 ज्यादा का मतलब। होता है सर 1 बीघा अपने यहाँ ना, हम्म। यूपी साइड में। हम्म। और यहाँ पर सर 20 बिस्वा बोलते हैं उसको, यानी मतलब हल्का सा फर्क है यहाँ पर, नहीं सीढ़ीदार सर, अलग अलग खेती की सबका वजह से बीघा सर। का लगता है कि माप अलग अलग है सर, हिमाचल का भी अलग है शायद। अच्छा। हाँ, यहाँ बिस्वा चलता है सर, 20 बिस्वा 1 बीघे के एक बराबर है। एक चौथाई एकड़ है क्या सर? हम्म। तो यहाँ पर 1 बीघा में 1 लाख रुपए स्केल ऑफ फाइनेंस है। अभी आपके केसीसी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं थोड़ा स्टडी करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ सीडी रेशियो फिर भी आपको अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट परिस्थिति में आप लोग काम करते हैं। हिली एरिया उसको भी ये डिफिकल्ट आपको अलग तरीके से देखिएगा। सब सब चीज़ में हिली एरिया में काम करने के लिए रिलैक्सेशन होते हैं, और सब्सिडी वगैरह भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि काफ़ी कठिनाई होती है वहाँ पर कोई चीज़ को काम करने के लिए। अब आते हैं पर ब्रांच बिजनेस। एक ब्रांच का बिजनेस कितना है, वो 41 करोड़ है। मतलब इसको भी तो बहुत अच्छा माना जाएगा। आपके 271 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच जो है 41 करोड़ का बिजनेस करता है। तो डिफिकल्ट एरिया में आप लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। तो एक ब्रांच का बिजनेस 41 करोड़ है। पर स्टाफ जो बिजनेस है वो 11 करोड़ है। वाह, 10.91 करोड़। आपके पूरे बैंक का बिजनेस 11,112 करोड़। एक व्यक्ति का जो बिजनेस है, वो एक एम्प्लॉय जो है 11 करोड़ करता है। क्योंकि आपके यहाँ 1,000 एम्प्लॉय हैं, और सब 11 करोड़ करेंगे, इसलिए 11,111 करोड़ का आप जो है कारोबार करते हैं।
तो पर सर स्टाफ आइडियल कितना होना चाहिए इसके लिए? आइडियल, इसका आइडियल थोड़ी ना है, यहाँ तो 100 करोड़ कर लो, हम तो बहुत प्रसन्नता होगी इसलिए आइडियल थोड़ी ना बोलेंगे। लेकिन स्टाफ में ऐसा देखा जाता है कि अगर 10 करोड़ 11 करोड़ एक स्टाफ कर रहा है तो इसको अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग जी सर। काबिल तारीफ हैं। क्योंकि एक स्टाफ अगर 11 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो आप, और एक ब्रांच आपकी 40 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, और आपकी ब्रांच में कितने स्टाफ होते हैं, 3 होंगे या 4, कितने होते हैं, 4 ही होते होंगे। सर स्केल 3 में सर 5, स्केल 2 में 4 है। एवरेज की लेकिन बात कर कहीं रहे हैं, कई बड़ी ब्रांचों में ज़्यादा होंगे। हमारे तो सर स्केल 4 में नहीं सर, 3 है। मैक्सिमम 5 सर, मैक्सिमम 5 सर, उससे टू ज्यादा तो टू देते नहीं ढाई, है हाँ ना। बस 1+1। सर और नॉर्मली सर तो स्केल 1 में 1+1 ही रहता है ज्यादातर ना, 1+1 या 1+2 स्केल 1 में। बताइए, तो एक स्टाफ 11 करोड़ का बिजनेस कर रहा है और एक ब्रांच जो 41 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, वैसे तो अच्छा माना जाएगा। नेट प्रॉफिट 2.17 करोड़, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा, ये थोड़ा कम हो गया। टोटल साल भर का नेट प्रॉफिट जो है 2.17 करोड़, यहाँ थोड़ी कमी हो गई कुछ। सो कैसे मानेंगे रविंद्र जी, कम हो गया ना करोड़, ये 2.7। बुक्स में ही है, हाँ जी। ये भी बुक्स में ही है। अच्छा, ये भी रियलिटी एक्चुअल नहीं है बोल रहे हैं, हाँ मतलब क्या है कि थोड़ा सा लॉस में था तो बचा लो, ऐसे टाइप का तो बुक्स ऐसा बोल रहे हैं क्या। बिल्कुल सर, प्रोविजनिंग है सर। प्रोविजनिंग। ये प्रोविजनिंग सर, ये भी सर बुक्स में ही है, बुक्स। रियल नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि जब 2.17 करोड़ मतलब 2 करोड़ क्या हुआ होता है, क्या ही होगा प्रॉफिट, नेट नहीं, प्रॉफिट। कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि प्रोविज़न ज़्यादा कर दिए होंगे, एनपीएज होंगे, तो ग्रॉस एनपीए में से आपका नेट एनपीए ज़रूर कम होगा, आगे पता चलेगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम है मतलब प्रोविज़न ज़्यादा कर दिए होंगे। और प्रोविज़न कहाँ करते हैं, जहाँ बिजनेस का नुकसान होना रहता है वहाँ पर प्रोविज़न करते हैं आयरक नॉर्म्स के अनुसार। तो प्रोविज़न जो है ग्रॉस जो एनपीए पे करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट पे असर करेगा। तो नेट प्रॉफिट याद रखिए 2.17 करोड़ है, और आपका पर स्टाफ बिजनेस है 10.91 करोड़, 11 करोड़ मानेंगे, और पर ब्रांच बिजनेस जो है 41 करोड़, और नेट प्रॉफिट 2.17 करोड़, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट में 5 रीजनल ऑफिस, 1091 स्टाफ मिला के 271 ब्रांचेस में काम करके 11,112 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 7,858 करोड़ का डिपॉजिट है, तीन हजार दो सौ उसके अंठावन करोड़ का एडवांसेस है, और फिर सर उसके बाद 2.17 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। हाँ जी। ये 2.717 का सर ये प्रॉफिट है ही कुछ नहीं सर। इतने एम्प्लॉई हैं, इतना कुछ है, उसके बावजूद भी वो इतना कुछ हो रहा है, बोलो ये तो है ही जीरो ही सर, जीरो ना है, के बराबर। तो ये सोचने की बात है कि एक्चुअल में बैंक जो है प्रॉफिट अर्निंग है, लेकिन आपके यहाँ जो बिजनेस होगा ना, वो बिजनेस लो अर्निंग में होगा, आपका जो यील्ड ऑन एडवांसेस है वो कम होगा, मतलब आपका अभी आगे और देखेंगे कि ऐसी ऐसी जगह फाइनेंस होगा जहाँ पर इनकम कम आता होगा, इंटरेस्ट कम आता होगा, और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आपको देना होगा, तो आपका यील्ड कम होगा, तो इसीलिए प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। क्योंकि आपके यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं है ना रविंदर जी, बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप अधिक अधिक रेट से करोगे, या कोई ऐसे सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा हैं जिनमें रिटेल फाइनेंस करोगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा जिसमें कि स्प्रेड रेट बहुत ज़्यादा होगा। और बड़ी इंडस्ट्री ट्रेडिंग इनमें ब्याज दर ज़्यादा होती है। आपके यहाँ तो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हो रहे होंगे, बस वही है, एग्रीकल्चर हैं, एग्रीकल्चर हो रहे होंगे, और सारे केस है, सारे स्पॉन्सर्ड ही केस है, अदरवाइज कुछ भी है नहीं सर। हाँ, तो एक तो है स्पॉन्सर स्कीम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, फिर दूसरा उनमें रिकवरी भी कमज़ोर होती है, तो कहाँ से प्रॉफिट अर्निंग होगा, फिर ये सारी चीज़ों को जो है कठिन होता है काम करना बैंकिंग का, अगर पूरा आप देखेंगे सिनारियो। तो नेट प्रॉफिट 2.17 करोड़ है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल रिजर्व सरप्लस 154.20 करोड़ है, टोटल डिपॉजिट 7,853 करोड़ है, टोटल एडवांसेस 3,258 करोड़ है, और टोटल ब्रांचेस 271 है। नेट एनपीए 1.85, मैंने बताया था ना नेट एनपीए अभी आपका कम होगा, तो नेट एनपीए है 1.85%। और जो ग्रॉस
जो आपका एडवांसेस है वो लगभग 5%, 5 से 5.15% है लगभग। तो समझ लीजिए 3% का प्रोविजन कर दिए होंगे अमाउंट वाइज। सर ये प्रॉफिट लॉस होना मतलब ये प्रोविजन हुई उसके बाद में नेट अपना एनपी ये थोड़ा रिड्यूस होया और वो प्रोविजन हो प्रॉफिट कम हो गया। कम हो गया। तो क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, पी एंड एल कैसे डिसाइड होता है? पी एंड एल डिसाइड होता है, पहला हमारा तो इनकम होगा, लोन में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम। फिर आता है एंसिलरी सर्विसेज, मतलब जिसमें अदर देन इंटरेस्ट की अगर इनकम हो रहा है तो उसको जोड़ेंगे। फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंटरेस्ट पे जो हमारा खर्चा है वो एक्सपेंडिचर है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब हमारी सैलरी है, बिजली है, ये सारी चीज़ें, वो भी आपके यहाँ महंगाई होगा सब चीज़, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके यहाँ महंगा होगा। मैदान एरिया में जो खर्चा होता है वो कम होता है, हिली एरिया में, डिफिकल्ट एरिया में खर्चा ज़्यादा होता है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, एक बार तो यही पड़ गया। दूसरा, इंटरेस्ट इनकम लो इंटरेस्ट में देते होंगे तो वो कम होता होगा। फिर इतना करने के बाद एनपीए जो लोन दे रहे हैं वो एनपीए में जा रहा होगा, तो उसमें प्रोविजन करना है, तो सब तरफ से आप देखेंगे तो उसके आधार पर डिफिकल्ट आ रहा होगा। और फिर ग्रॉस एनपीए होने के बाद फिर आप प्रोविजन करते हैं कि आयरेक नॉर्म्स के आधार पर, तो फिर आपका नेट एनपीए 1.85। नेट एनपीए 1.85 अच्छा माना जाएगा, क्योंकि नेट एनपीए 3% से कम है तो उसको अच्छा माना जाएगा। अब आप पर आता है एग्रीकल्चर लोन। ये देखिए एग्रीकल्चर लोन का जो टारगेट है, प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइन के अनुसार एग्रीकल्चर लोन का टारगेट कितना होता है? कोई साथी बताएंगे रविंद्र जी, कितना होता है? एग्रीकल्चर लोन के लिए टारगेट होता है ना आरआरबी, 80% सर। 18% है ना? 18% है। लेकिन आपके बैंक ने देखिए 40.84% कर दिया, मतलब मिनिमम 18 करना ही करना है। लेकिन आपका देखिए 40.84% आपका एग्रीकल्चर है। 40.84% बोल दिया। हाँ। फिर भी एमएसएमई, कम है सर अदर ग्रांट बैंकों से। एमएसएमई का जो परसेंटेज है देखिए 29.66% है। प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन में एक माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए टारगेट होता है, कितना होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए? 7.5% सर। 7.5 1.5% होता है। और यहाँ पर आपका टोटल एमएसएमई है 29.66%। एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इनमें तीनों जुड़ा हुआ है ना? तीनों जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि ये माइक्रो को दिया क्या है। इसमें मीडियम भी आएगा, स्मॉल भी आएगा, क्योंकि कई बड़ी ब्रांचेस से आपके 1 करोड़ से ऊपर भी लोन हुए होंगे, 10 करोड़ से ऊपर भी, 50 करोड़ भी हुआ होगा, अगर होगा बड़ा लोन तो ये मीडियम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम में कैटेगरी में आता है। अगर किसी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए 1 करोड़ का खर्चा आ रहा है तो माइक्रो में आएगा। अगर किसी उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए जो पूरा खर्चा 10 करोड़ तक का आता है तो वो स्मॉल में आएगा। अगर किसी ऐसे उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए खर्चा जो है 50 करोड़ तक आता है तो उसको मीडियम कहते हैं। और एक साथ में और क्राइटेरिया टर्नओवर का दिया है, 1 करोड़ की लागत हो, 5 करोड़ 5, की टर्नओवर हो तो 5, माइक्रो, 50, 250। 10 करोड़ की लागत हो, 50 करोड़ की टर्नओवर हो तो स्मॉल, 50 करोड़ की लागत हो और 250 करोड़ का टर्नओवर हो तो मीडियम, ये क्राइटेरिया। मीडियम। अब देखते हैं टोटल प्रियरिटी सेक्टर। टोटल प्रियरिटी सेक्टर आरआरबी का टारगेट कितना होता है? तो 75%। आपका कितना है? सो 88%। 88.68। 90% मान लें, मतलब सोचिए 90% आपका प्रियरिटी सेक्टर है ना? और प्रियरिटी सेक्टर का मतलब ब्याज दर कम, क्योंकि सरकार की प्रियरिटी है, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट इनकम कैसे कम होता होगा वो देख लीजिए, आप विचार कर लीजिए अपना, है ना? तो फ्री सेवा। टोटल प्रियरिटी सेक्टर 75% है, आपका अचीवमेंट है लगभग 90%, क्योंकि 88.68% है। ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है किसमें? नॉन पीरियडिक सेक्टर में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, और वो 11% है, इसीलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो अरेस्ट हो रहा है ना? इंटरेस्ट इनकम कम है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, अगर आजकल क्या अचीवमेंट भी पूछ ले रहा है, इसीलिए इसको याद रख लीजिए। टोटल पीरियडिक सेक्टर में 88.68%, टोटल एग्रीकल्चर में 40.84%, और आपका ये दोनों ही याद रखना है आपको अचीवमेंट के तौर पर। अब बात सर करते हैं। एग्रीकल्चर और आप जो प्रायोरिटी सेक्टर बता रहे हैं 90%, इसके पीछे कारण ये भी है सर कि हिमाचल में 95% ग्रामीण इलाका है सर, सिर्फ 5% ही शहरी इलाका है।
हाँ हाँ। और और आप सर एक, वहां पर वो ऐसा स्कोप नहीं मिलता होगा, तो जो स्कोप मिलेगा बिल्कुल वही बिल्कुल मिलेगा। सर, बिल्कुल 95% ग्रामीण इलाका है और 5% शहरी इलाका, और स्कोप नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। सोलंग साइड में थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, अब तो एक सीमेंट फैक्ट्री था, वो हम्म बंद हो गया। वहां जब सीमेंट फैक्ट्री अडानी का बंद हो गया, तो जितना ट्रक लोन हुआ था वो सब भी डूब गया, एनपीए में चला गया। ये हम्म। सब भी प्रॉब्लम है सर हिमाचल में, दिक्कत तो ये भी है। हम्म। एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है कैपिटल शेयरिंग के बारे में, और एक कॉमन सा सवाल है, मैक्सिमम आरआरबीज में पूछता है कि जो कैपिटल होता है बैंक के पास, देखो पूंजी भी आपके पास कितना कम है, 15.44 करोड़ का है। और ये पूंजी क्या होता है? कैपिटल गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है देता है। तो आपका टोटल पेडअप कैपिटल है 15.44 करोड़, 15.44 करोड़, जो तीन लोग मिलकर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50%, स्पॉन्सर बैंक 35% और स्टेट गवर्नमेंट जो है 15%। ये रेशियो जो है आप याद रख लीजिएगा। कैपिटल शेयरिंग में कई बार सीधे कैपिटल भी पूछ लेता है। 15.44 आपका शेयर कैपिटल का वो है। और आप स्टाफ पैटर्न, जैसे 1019 मैंने बताया था, 1019 जो है आपके स्टाफ हैं। स्केल 5 1 हैं, स्केल 4 21 हैं, बाकी स्केल 3 43 हैं, स्केल 2 156 हैं, स्केल 1 422 हैं। मतलब देखिए स्केल 1 ज़्यादा है 422। ऑफिस असिस्टेंट 362 हैं, और ये ऑफिस असिस्टेंट अभी प्रमोट होके सब स्केल 1 में चले जाएंगे। मतलब ज़्यादातर लोग आपके स्केल 1 हैं। स्केल 1 मतलब सबसे ज़्यादा काम करने वाले स्केल 1 होते हैं। सारा काम करा लो हमको, क्लर्क का काम भी करा लीजिए, मैनेजर का काम करा लीजिए, सारा काम करा लीजिए, दौड़ दौड़ के करने वाले सबसे ज़्यादा स्केल 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि स्केल 1 होने के बाद आप के पास जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। सुपरवाइजिंग की जिम्मेदारी होती है, कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ब्रांच मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, सब। इसलिए ऑफिसर बना दीजिए, सब काम जो है करेंगे। और या ऑफिस, या उल्टा है सर, क्लर्क ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, ये सही बोल रहे हैं अजय जी। क्योंकि ग्रामीण बैंक में जो ऑफिस असिस्टेंट होते हैं वो ब्रांच पूरा चलाते हैं, ब्रांच मैनेजर जो है रिकवरी करते हैं, क्योंकि दो ही जने रहते हैं। तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों पे। क्लर्क्स जो हैं सारे ऑपरेशनल रिलेटेड सारे काम करते हैं। ब्रांच मैनेजर लोन रिलेटेड रिकवरी या क्रेडिट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें ब्रांच मैनेजर करते हैं। ठीक है अजय जी, ऐसा है ना? मतलब आपके यहाँ जी सर। दो बंटवारे होते हैं। ऑफिस असिस्टेंट ऑपरेशन रिलेटेड, ग्राहक सेवा रिलेटेड सब कर लेते हैं, कैश से लेके सारा चीज, अकाउंट ओपनिंग सारी, आरटीजीएस एनईएफटी सब चीज। और ब्रांच मैनेजर जो है लोन रिकवरी, क्रेडिट मॉनिटरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ब्रांच मैनेजर करते होंगे। सब मिलजुल के काम करते हैं सर, बिल्कुल। हाँ, मिलजुल के काम करना ही पड़ता होगा, क्योंकि वो रिकवरी में जाते होंगे, फिर आने के बाद फिर आप चाय पिलाते होंगे और फिर वाउचर अथराइज करवाते होंगे, है ना? चलिए, ये आज का कई सेशन लोगों को रहा। सर पता ही नहीं फील्ड का है। हाँ, तो आज सरल 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 ये हुई ना बात। देखो, फील्ड फील्ड में जाओगे तो ये पता चलेगा, ये देख लो कैसा है। आप बन के जाओगे टाइगर और ये सामने आएगा हिरन और सिंग मार देगा आपको, बोले रे रिकवरी करना है वो। है ना? तो आज जो है आ, आज के सेशन में हम लोग ये देख पाए कि किसी भी बैंक के बिजनेस फिगर को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो बिजनेस फिगर को अगर समराइज करने जाएं, तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2013 को हुई, टोटल जो है 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 रीजनल ऑफिस के माध्यम से 271 शाखाओं के द्वारा 1019 स्टाफ सदस्यों के द्वारा 11,112.62 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 7,858 करोड़ डिपॉजिट है, 3,258 करोड़ एडवांसेस है, सीडी रेशियो 40.41% है, और आपका नेट प्रॉफिट 2.17 करोड़ है, आपका नेट एनपीए 1.85% है, और आपका जो ग्रॉस एनपीए है वो 5% है। तो इसमें जो जानकारी आप देख पाए, उसमें ग्रोथ परसेंटेज भी जरूर याद रखिएगा। 8% का ग्रोथ डिपॉजिट में है, 16.21% का ग्रोथ एडवांसेस में है, और टोटल बिजनेस में जो ग्रोथ है 10.21% है। और टोटल ब्रांच का जो पर ब्रांच बिजनेस है 41 करोड़,
पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो 11 करोड़ ये, और टोटल नेट प्रॉफिट जो आपका है 2.17 करोड़। कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है, जैसे कि CRAR परसेंटेज कितना है, CRAR आपके बैंक का कितना है। CRAR जो है वो एक मैंडेटरी कंप्लायंस है बेसल का, तो वो ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगर यहाँ पर मैं निकाल नहीं पाया हूँ CRAR, लेकिन आपका CRAR किसी को याद है मार्च का, तो वो 8.24% है। लिखना हो तो लिख लीजिए, कितना है? हाँ जी रविंद्र जी, 8.24%। कितना होना चाहिए CRAR वैसे तो? कितना होना चाहिए, कोई साथी बता पाएंगे? 9%। सर 9 ग्रामीण से बैंक ऊपर, का साढ़े सर 9 से ऐसे ही ऊपर कर सर दीजिए। 8.5% कुछ है ग्रामीण बैंक के लिए सर, RRB के लिए। हम्म मतलब एकदम सर बॉर्डर पे है सर हम लोग। बॉर्डर पे हैं एक्चुअल में। 9% होने चाहिए, और प्लस कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.5, टोटल 11.5 होना बफर चाहिए। रेट। अब तो आप RRB भी एट पार ही चल रहे हैं, है ना। बट अभी 8.24% बहुत कम है। आपकी पूंजी थोड़ी कम है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा है ना। जिस प्रॉफिट ही कम हो रहा है, तो प्रॉफिट होता है तो पूंजी में बढ़ोतरी होती है ना। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, ये तो मैंने CRAR बता दिया 8.24%। और है एक प्रोविज़न, एक होता है प्रोविज़न जो करते हैं ना, कि प्रोविज़न कितना परसेंटेज प्रोविज़न करना है। तो जो प्रोविज़न परसेंटेज मेरे को दिखा नहीं तो मैक्सिमम प्रोविज़न तो आपका किया हुआ है, लेकिन परसेंटेज वाइज आप लोग देख लीजिएगा। मिनिमम 70% होना चाहिए। आपके यहाँ कितना प्रोविज़न किया है वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो सर एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नहीं नहीं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पूछता है, नेट प्रॉफिट ही पूछता है। अभी आप किसी भी रिकॉल क्वेश्चन में उठा के देख लीजिए, पिछले 3 से 5 साल का देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं पूछता है, सीधे नेट प्रॉफिट पूछता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पूछता है। फिर भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो फिर आप याद कर लीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, वो देख के वो तो डिटेल। बाकी मैंने तो नहीं निकाला, क्योंकि नॉर्मली वो पूछता नहीं है। 14.67% है सर। परसेंटेज में नहीं, अमाउंट में पूछेगा फिर। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अमाउंट में पूछता है वो। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर 154.47। अच्छा हाँ, ऐसे पूछेगा वो, 154। है ना। नहीं जी जी सर। वो अमाउंट में ही आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। यस सर 154.47 और सर ग्रोथ है 31 करोड़ का। हम्म जी सर। देखिए, जो आपका जो प्रॉफिट जो है पर एम्प्लॉय याद रख लीजिए। नेट प्रॉफिट तो आप जान लिए 2.17 करोड़ है, 2.17 करोड़। अगर हम 365 दिन सैटरडे संडे भी जाके काम करते हैं एम्प्लॉय बैंक में जाके, तो हम बैंक को कितना कमा के दे रहे हैं? तो 20 लाख रुपए कमा के, 21 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं एक एम्प्लॉय। कितना दे रहे हैं विकास जी आप कमा के बैंक को? 21 लाख सर। 21 लैक्स कमा के दे रहे हैं। और आप कितना ले रहे हैं सैलरी, वो हिसाब लगा लीजिए, है ना। 12 लाख, 13 लाख, 1 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, तो है ना। तो 21 लाख रुपए कमा के दे रहे हैं। तो आज के सेशन में आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका व्यवसाय 11,112 करोड़, डिपॉजिट 7,858 करोड़, एडवांसेस 3,258 करोड़, और आपका नेट प्रॉफिट 2.17 करोड़। इतना आपको तो पक्का याद हो गया होगा, और एक दो बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है, तो बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है ना। तो NPA borrower अगर बहुत ही स्ट्रांग है, तो भी आप धीरे 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 उससे मिलते रहिए, मिलते रहिए, मिलते रहिए। वो जरूर जो है और समझ जाएगा कि बैंक का पैसा लौटाना जरूर है भाई, इसको जरूर लौटा सकते हैं। हाँ हाँ रविंद्र जी, कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा? जी सर। बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में इतना ही। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश गए थे। हिमाचल प्रदेश शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, सलोन सब जगह घूम के आ गए हैं। और सारी ब्रांचेस मतलब 12 जिलों में घूम फिर के हम लोग ये जान के आए हैं कितना कितना बिजनेस हो रहा है, कौन कौन सी ब्रांच कैसे कर रही है। और अच्छे से हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को सरल तरीके से जान पाए हैं। इसी तरह आप सीखते रहिए, जब भी समय मिले लॉगिन सेक्शन में जाके भी देखते रहिए। और आने वाले सेशन में और भी चीज़ें सीखेंगे। समय कम रहता है, लगातार सीखने की ज़रूरत है।
और आनंद तरीके से पढ़ने की भी जरूरत है। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। गुड नाइट गुड सर।